हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि साहित्य से जुड़ा हुआ है और एक विशिष्ट प्रकार की जिज्ञासा इसके साथ जुड़ी हुई है, विशिष्ट तरीके की चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। आइए डिस्कशन करते हैं। एक प्रश्न है कि क्या है, क्यों है बरनी की फतवाए जहांदरी मात्र एक विलाप। तो इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। मतलब यहां पर एक आक्षेप, एक आरोप जैसी चीज हमको देखने को मिल रही है। एक रचना है जिसका नाम है फतवाए जहांदरी। तो आज के इस टॉपिक में आपको मैं सबसे पहले तो फतवाए जहांदरी में जहांदरी का मतलब क्या है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जहांदरी के बारे में ना जानते हो। जो लोग जानते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करना शुरू कीजिए कि क्या आप जहांदरी के बारे में जानते हैं। जहांदारी वास्तविक रूप में जहांदारी के तौर पर है, जहांदारी। तो ये जहांदारी है क्या, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जहांदारी, ठीक है। और इसे एक विलाप के तौर पर क्यों देखा गया है। एक्चुअली विलाप माने एक प्रकार से आक्षेप, आक्षेप के तौर पर इसे क्यों देखा जा सकता है ना। आप इसे एक आक्षेप के तौर पर क्यों देखते हैं। कहने का मतलब है कि वास्तविक रूप में देखें तो फतवाए जहांदरी जो है उसको प्राइमरली अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली जो सल्तनत है, उस दिल्ली सल्तनत के जो शासक होने चाहिए वो शासक कैसे शासन करें। तो इसका मतलब वहां के शासन प्रणाली जो है उसके बारे में कुछ बताने का यहां पर प्रयास किया गया हो, ठीक है। उसको बताने का यहां पर एक प्रयास जैसा कुछ किया गया है। तो फिर ये दिल्ली शासन प्रणाली जैसी कुछ चीज हो गई। हमें इससे दिल्ली का एक चेहरा दिखाई देगा, लेकिन वास्तविक रूप में ये दिल्ली की शासन प्रणाली को बताने का एक विलाप है कि अरे भाई, दिल्ली की शासन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए थी, ये तो ऐसी रह गई। तो कहने का मतलब है कि तथ्य यहां पर यही है कि फतवाए जहांदरी जो है ये एक विलाप जैसा ही रह गया है। वास्तविक रूप में कहते हैं कि जो जियाउद्दीन बरनी है, बरनी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बरनी, वास्तविक रूप में सुझाव देते हैं, लेकिन ये सुझाव कम एक किलज, एक खीज ज्यादा दिखाई देती है। एक कहते हैं ना कि जब कभी कभी क्रिटिसिज्म जिसमें आप देखते हैं कि वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देने लगता है कि अरे यार, पूर्व के राजाओं ने ऐसा किया, वैसा किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तो प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों। अब ये मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ये प्रश्न यूपीएससी ने किया है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न यूपीएससी का है, थोड़ा अटपटा प्रश्न है और ये यूपीएससी का प्रश्न है। ये यूपीएससी में इसी साल 2025 में पूछा गया था, 2025 में यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल में, ठीक है। ये कभी हो सकता है कि जीएस में ना पूछा जाए, लेकिन एक विचार तो आपके मन में खुलता है। तो जीएस के स्टूडेंट भी इसको एक अच्छे विचार के तौर पर देख सकते हैं कि बरनी की जो फतवाए जहांदरी है वो दिल्ली सल्तनत का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करती है। आरोप यही लगता है कि दिल्ली सल्तनत का, इसमें दिल्ली सल्तनत जो है उस दिल्ली सल्तनत का सही विवरण नहीं है, इसमें सही विवरण नहीं है, सही विवरण नहीं है, बल्कि ये जो है दिल्ली सल्तनत का एक विलाप है। तो हम यहां पर आज के इस टॉपिक में इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जो लेखन कला है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जियाउद्दीन बरनी ने सिर्फ यही कोई लेखन नहीं किया है जिसको हम कहें कि उनकी यही एक लेखन है फतवाए जहांदरी। एक बहुत ही शानदार लेखन और भी है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। इनफैक्ट उस लेखन का इसके साथ कंपेयर भी करेंगे। बेसिकली हम फतवाए जहांदरी का विश्लेषण आज के इस टॉपिक में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोग तैयार होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी और बहुत जरूरी सूचना दे देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। जिन लोगों ने सेल्फ स्टडी किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि अब आपके पास में अपनी सेल्फ स्टडी को अंतिम स्वरूप देने का मौका है। आपने सेल्फ स्टडी किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें चूक नहीं होनी चाहिए।
उसमें एक कंप्लीट आप एक स्वरूप देना चाहते हैं तो आपके पास अवसर है। विरद लाइव कोड के साथ में हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़िए। जो भी प्रीलिम्स से संबंधित चीजें हैं पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर रिवाइज कराया जाने वाला है, फिर से आपको फटाफट पढ़ाया जाने वाला है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। इसमें गोल्ड बैच में आप जुड़ोगे तो आपको पूरा बैच मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और आपको इसमें जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगी। टेस्ट सीरीज में 75 टेस्ट जो हैं आपको यहां पर मिलने वाले हैं, सिमुलेटर टेस्ट आपको 75 मिलने वाले हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। प्लैटिनम में भी आपको ये सारी सुविधा मिलेगी। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है। 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब ये हो गया कि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी यहां पर मिलने वाला है। तो आप चाहे प्लैटिनम बैच ले लें विरद लाइव कोड लगा के, या फिर आप 4999 में गोल्ड बैच ले लें। क्लासेस 10 तारीख से शुरू होने वाली हैं, फटाफट से आपसे जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट तैयारी जिनको करनी है 2027 की, वो आप प्रतिज्ञा प्लस बैच ले सकते हो। इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई अगर आपका हो जाता है तो फुल फी रिफंड का हमारे पास ऑप्शन है। ध्यान रखना बैच क्लोज हो रहा है 5th को, ठीक है। कल इसमें बैच यानी आज के डेट में इसका बैच जो है वो क्लोज हो रहा है। विरद लाइव कोड के साथ में आप 19,999 में आप इसको पा सकते हैं। 2027 की प्रिपरेशन हो जाएगी। अंतिम तिथि 5 नवंबर है इसकी, ठीक है। क्लासेस इसकी शायद 12 तारीख से शुरू हो रही हैं शाम को 6 बजे। अगर आप 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2028 के भी बैचेस उपलब्ध हैं, लेकिन विरद लाइव कोड के साथ उसका शुल्क जो है वो 34,999 हो जाएगा। उसकी वैलिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आपको बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेंगी, दोनों बैचेस में बुक्स मिलेंगी और जो स्टडी मटेरियल सब मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी। मतलब आपको इस बैच को लेने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। और ये वाला जो बैच जो अलग से बच्चे खरीद रहे हैं सेल्फ स्टडी करने वाले, वो वाला बैच इनको फ्री में आगे मिलेगा, ठीक है। प्री मेंस के लिए सारा कुछ सब कुछ इसमें मिलेगा। चलिए अब करते हैं शुरुआत और समझने का प्रयास करते हैं। मतलब तर्क यही था, एक्चुअल तर्क जो था वो यही था कि बर्नी का फतवा जहांदरी दिल्ली सल्तनत का सही विवरण नहीं अपितु एक विलाप था। तो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं जियाउद्दीन बर्नी को समझने का। हम सब लोग जियाउद्दीन बर्नी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप देखेंगे से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक का समय बिताते हैं। यही कोई 1283 से लेकर के 1359 तक, 1283 से लेकर 1359 तक का इनका समय है। ये एक ऐसे लेखक के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने समय में कहते हैं कि तकरीबन 8 शासकों का, कहीं कहीं पर 9 शासक भी लिखे हुए हैं, 8 शासकों का, कम से कम 8 शासकों का तो समय देखा ही है। और आपने इनमें में से कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे अलाउद्दीन, गियासुद्दीन बलबन, माफ कीजिएगा, वहां से अगर आप देखें से लेकर के फिरोज शाह के समय तक आपने लगातार कई सारे शासक आए और गए, सबके दरबार में आपने अपने आप को मौजूद रखा। तो आपके पास में अनुभव है कई सारे दरबारों का। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आप एक, जिसको शॉर्ट में आप एमबीटी भी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय में तो आप 17 साल तक दरबार में थे और दरबार में आप अच्छे ओहदे पर थे। कहते हैं कि प्रमुख सलाहकार के तौर पर, एक कह सकते हैं कि दूत के तौर पर भी थे आप इनके दरबार में कई वर्षों तक, और अदालत के सलाहकार के तौर पर भी थे। अदालती सलाहकार के तौर पर, सलाहकार के तौर पर भी आप यहां पर कईयों वर्षों तक मौजूद रहे। तो इनकी राजनीति जो है वो काफी अच्छी तरीके से इनकी राजनीति पकड़ है। और जो कानून के निर्माण की जो प्रणाली है, कानून को बनाने की जो प्रणाली है, उसमें इनकी काफी अच्छी पकड़ हमको देखने को मिलती है। जो इन्होंने शिक्षा दीक्षा और जो अन्य लोगों से चीजें सीखी हैं, अगर हम देखें तो इन्होंने इतिहास में राजनीतिक जो उपयोगिता है, राजनीतिक जो विचारधारा है, राजनीतिक जो शैली है, उसको काफी अच्छे से एक्सपीरियंस, पहले जो अपने इनके जो पूर्वज रहे हैं उनसे लिया है और फिर एक्सपीरियंस किया भी है स्वयं भी।
और जिन चीजों को ये फॉलो करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं वो क्या है? वो है शरीयत। वो चाहते हैं उनकी जो नसीहतें हैं, उनकी जो सलाह हैं, उन सलाहों में हर जगह पर आप देखेंगे शरीयत को इंपॉर्टेंस दी गई है। इनकी सलाहों में, इनकी नसीहतों में शरीयत को हर जगह इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। मतलब जो भी कानून होगा उस कानून को अगर आप देखेंगे तो कुरान के अनुसार वो कानून होगा, पैगंबर के अनुसार वो कानून होगा, जो उनके मशवरे दिए गए हैं, उनके तरफ से जो सलाह दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनको सूट करता हुआ, उनको ध्यान में रखता हुआ कानून बनाया गया होगा। और अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर देखने को मिलेगा कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू जिनको आप कह सकते हैं उनके प्रमुख तौर पर, उनके जो विचार हैं, उनके विचारों का पालन करने वाले अगर कोई शासक यहां पर देखने को मिल जाते हैं, जो प्रगतिवादी शासक आपको कभी अगर देखने को मिल जाएंगे, तर्कवादी शासक अगर दिल्ली सल्तनत में कोई देखने को मिल जाएगा तो उनकी ये कड़ी आलोचना करते हैं। या कोई भी ऐसा विचारक जो तर्कवादी हो, जैसे अबुल फजल है, तो अबुल फजल जैसे जो लोग हैं वो अपेक्षाकृत तरीके से वो ज्यादा उदारवादी विचारक के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं, तो उनकी तुलना में ये कठोर हैं। ये कुरान के सिद्धांतों को कठोरता से पालन कराना जो है वो चाहते हैं। तो ये सब चीजें मैं जानबूझ करके आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए कि इनके जो नियम होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि हमें आगे चल करके फतवाए जहादारी के बारे में हमें समझना है। तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो चीजें बताई हैं कि शासक को कैसा होना चाहिए, नियम कैसे होने चाहिए, किस तरीके के नियमों का पालन करना चाहिए, तो उस पर इन सिद्धांतों का, इन नियमों का असर पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो वो खुद इन नियमों का बहुत पालन करते हैं। और ये अपने आप में विडंबना है कि क्योंकि वो अपने शुरुआती दिनों में उलेमाओं और कुरान के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और कुछ ऐसे मुस्लिम जो भारतीय, शुद्ध भारतीय मुस्लिम, और ऐसे मुस्लिम जो खुद को तुर्क मुस्लिम नहीं कहलाना पसंद करते, जो भारतीय मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं, उनको ये थोड़ा मजाक के तौर पर भी लेते हैं। और बाद में अगर आप देखेंगे जब इन्होंने इस प्रक्रिया को जब सख्ती से लागू करने का प्रयास किया, तो इनके जीवन का जो बाद का जो समय है, शुरुआत में तो आप देख रहे हैं कि कितने साल तक उन्होंने बड़े बड़े दरबारों में समय गुजारा, एक शानदार जीवन व्यतीत किया, लेकिन इनका अंतिम समय कैसा गुजरा? अंतिम समय में लोगों ने इनको दरबार से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। 68 साल की उम्र में इनको दरबार से निकाल दिया गया, अदालत से बर्खास्त कर दिया गया, दिल्ली के बाहरी इलाके में गरीबी में रहे, और वहीं उसी तरीके से गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास का अच्छा खासा पकड़ है इनको। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में तो ये अच्छे ओहदे पर भी थे, 17 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उन्होंने समय बिताया था, तो काफी अच्छे ओहदे पर, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो फेमस हैं। जैसे एक रचना बहुत ही फेमस है, फतवाए जहांदरी, फतवाए जहांदरी, जहांदारी आप कीजिएगा, फतवाए जहांदारी। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ आदेश है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम कह सकते हैं कि शासन के आदेश हैं, शासन कैसे किया जाए, शासन करने के सुझाव। इसको मैं अभी और ज्यादा आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी रफली आपको एक बता रहा हूं कि शासन करने के सुझाव इसमें बताए गए कि मुस्लिम शासक जो हैं दिल्ली सल्तनत के, वो कैसे शासन करें। नसीहतें हैं, सलाह दी गई हैं इसमें। फतवाए जहांदरी में शरीयत के कानून को लागू कीजिए, जो भी कानून आपको लागू करना है वो शरीयत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, समस्याओं को अच्छी तरीके से समाधान करना चाहिए, शासकों को संतुष्ट करना चाहिए, उच्च वर्ग के लोगों को शासन में स्थान मिलना चाहिए, निम्न वर्ग के लोगों को शासन में स्थान न दिए जाना चाहिए। और एक किताब इन्होंने और लिखी है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, फिरोज शाही। बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही सल्तनत काल के इतिहास को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन इन दोनों के इतिहास लेखन में डिफरेंस है।
एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो ये इतिहास के कालक्रम को बताती है कि किस किस समय में कैसे कैसे इतिहास घटित हुआ। वो है तारीख फिरोजशाही। और फतवाएं जहांदरी ये बताती है कि सल्तनत काल में इतिहास कैसा होना चाहिए था, एक्चुअली शासकों को कैसे शासन करना चाहिए था। वो नसीहती तौर पर लिखी गई है, सलाहकारी तौर पर लिखी गई कि इसमें सलाह दी गई है। तो सलाह में एक्चुअली जो शासक है उसको शासन करते समय किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, खास तौर से उसके शासन का कानून जो है वो कैसा होना चाहिए, वो यहां बताने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रयास में उन्होंने कहा है कि राज्य में जो कानून है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, शरीयत और ज़बावित। ज़बावित या ज़बावित दो तरीके के हो सकते हैं, शरीयत या ज़बावित। शरीयत का सिंपल सा मतलब है जो इस्लाम में लिखा है, जो पैगंबर ने दिया है, जो खलीफाओं का आदेश है, जो कुरान का आदेश है, वो है। और ज़बावित का मतलब है कि ये राज्य के कानून है। अब उनका यह मानना है कि कई बार ऐसा होता है जो शरीयत में नहीं दिया है, परंतु आज के समय में उस तरीके के कानून बनाना जरूरी है। नई आवश्यकताओं के अनुसार, नई परिस्थितियों के अनुसार उसे लागू करना पड़ता है। राजा कई बार शरीयत के कानून लागू कर पाने में असमर्थ होता है, तो ऐसे में उसे ज़बावित बनाने की जरूरत होती है। लेकिन ज़बावित बनाते समय उसे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ज़बावित में वो शरीयत के से इतर कुछ कानून बना सकता है, लेकिन उसकी 4 शर्तें हैं। जो भी कानून बनेंगे उनमें में से कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो शरीयत को इनकार करे, अर्थात शरीयत को नकारे, उनको क्रॉस करे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे यहां कोई भी स्टेट जो है कानून बना सकता है अपने राज्य के लिए, किसी प्रकार का कोई कानून बनाना चाहे। आज के समय में जो कानून नहीं मौजूद है वो कानून हमारा संसद बना सकता है, लेकिन संसद कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता है जो भारतीय संविधान से पृथक हो, भारतीय संविधान की मूल भावना से पृथक हो। तो वैसा ही कुछ यहां पर है। इसे सुल्तान के प्रति रईसों और आम लोगों के बीच वफादारी और आशा बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तीसरी बात है कि इसका स्रोत और प्रेरणा शरीयत और पवित्र खलीफा होना चाहिए। ये वही बात है कि इसका जो आधार है वो वैसा होना चाहिए कि जो नुकसान है वो ना हो, कम से कम हो। मेरी बात समझ में आ रही? कम से कम नुकसान का मतलब ये है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि यार जैसे मैंने आपको बताया ना कि संविधान का एक भावना है, उसी तरीके से शरीयत की एक भावना है, उस भावना के खिलाफ कानून नहीं होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि अगर मजबूरी में किसी तरीके से शरीयत का विरोध करने वाला कोई कानून बनाना भी पड़ जाए तो इसका कहीं ना कहीं आपको भरपाई करना पड़ना चाहिए। अब भरपाई कैसे होगी? वो भरपाई होगी दान या मुआवजा देकर के। ठीक है, आपको अगर करना पड़ गया इस तरीके का तो दान देना पड़ेगा या मुआवजा इत्यादि देना पड़ना चाहिए, किसी भी कठोर परिस्थिति में अगर ऐसा करना भी पड़ गया तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके की कुछ सलाह यहां पर दी गई। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर परिचय बताया कि फतवाए जहांदरी बनाने के पीछे इनकी किस तरीके की मंशा रही होगी। पर फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका ऐतिहासिक और वैचारिक दृष्टिकोण कैसा रहा होगा। और इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और वैचारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूं। और इस इंटरेस्टिंग चीजों को समझने के लिए इंटरेस्टिंग एनालिसिस की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। और वो इंटरेस्टिंग एनालिसिस क्या है जरा देखिए। 3 तरह से हम पूरे के पूरे आगे की जो चीजें हैं उनको 3 तरह से पढ़ेंगे। पहले तो हमें यह समझना होगा कि आदर्श इस्लामी राजत्व की अवधारणा किस तरीके की है। इनके अकॉर्डिंग, मतलब जो जियाउद्दीन बरनी हैं उनके अकॉर्डिंग, जियाउद्दीन बरनी में बरनी शब्द जो है वो बरन से आता है। बरन आज का समय का जो बुलंद शहर है उसी को पहले बरन कहा जाता था, वहीं से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका नाम जियाउद्दीन बरनी है। तो एक्चुअली इनके अकॉर्डिंग आदर्श इस्लामी राजत्व क्या हो सकता है, उसकी अवधारणा क्या हो सकती है, उसको हम यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हमारा सेक्शन यही होगा इसमें कि हम जानने का प्रयास करेंगे कि आदर्श मुस्लिम शासक को किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए था जो पहले हो चुके हैं और जो आगे आए। लेकिन वास्तविक रूप में मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि जो इनकी अवधारणा है और जो सुल्तान हुए, उन सुल्तानों ने जिन अवधारणाओं का पालन किया, उन अवधारणाओं का जिन्होंने पालन किया, वो अवधारणा
और जिस अवधारणा को ये बताते हैं उन अवधारणाओं में कितनी पृथकता है, और शायद इन अवधारणाओं की पृथकता को आप खुद भी समझ पाएंगे बड़ी आसानी से, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी से हम जोड़ेंगे कि बर्नी की आलोचना का निशाना क्या है। बर्नी ने विशेष रूप से किन शासकों को, कौन कौन से वो शासक हैं जिनको अपनी आलोचना का निशाना बनाया। एक्चुअली बर्नी को यह जरूरत क्यों पड़ी फतवाए जहांदारी को लिखने की? फतवाए जहांदारी को लिखने की आवश्यकता बर्नी को पड़ी ही क्यों? किनको निशाना बनाना चाहता था? इनडायरेक्टली किसके लिए थी ये रचनाएं? ऐसा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा, और इसी से आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप में ये अपनी कहीं ना कहीं भड़ास निकालना चाहते हैं कि अरे इन शासकों ने तो क्या मटिया मेट कर दिया, इन्हें तो ऐसा शासन करना चाहिए था, इन्हें तो ये करना चाहिए था, परंतु ये तो ये कर रहे हैं। और इसीलिए ये कोट किया गया कि फतवाए जहांदारी जितना ये दिखाती है कि शासन कैसे करना चाहिए, उससे ज्यादा ये दिखाती है कि ये विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि इन्होंने तो सब नरक कर रखा है शासकों ने। सुझाव देना एक अलग बात है, सुझाव देते समय विलाप करना एक अलग बात है। तो इनके सुझाव में विलाप ज्यादा दिखता है, यही यूपीएससी पूछना चाहता था एक्चुअली। तो उसकी यहां से आपको इसका तर्क यहां पर मिलेगा। और लास्ट में जाते जाते, क्योंकि उन्होंने फतवाए जहांदारी के साथ साथ तारीख फिरोजशाही भी लिखी है, तो मैं आपको यहां पर तारीख फिरोजशाही के बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है, और बताने का प्रयास करूंगा किस हद तक यहां पर अंतर है। एक छोटा सा पहले हम चर्चा कर लेते हैं एक छोटी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में इसी फतवाए जहांदारी की। इनके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय के इतिहासकार के तौर पर अपनी प्रसिद्धि पाई है। और इसकी रचना संभवतः 1357, कहीं कहीं जगहों पर 1358 लिखा रहता है, लगभग इसीलिए मैंने लगा दिया है 1357-58 में जो है वो लिखी गई है, उसी के आसपास लिखी गई है। रचना का नाम है फतवाए जहांदारी, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज आपको यहां पर पता चल गई। एक्चुअली बर्नी जो है वो शाही दरबार से बाहर किए गए एक ऐसे बौद्धिक व्यक्ति थे जो बताना चाहते थे कि दरबार में किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए था और किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो तारीख फिरोजशाही, माफ कीजिएगा, फतवाए जहांदारी एक राजनीतिक उपदेशात्मक ग्रंथ है। इस चीज का ध्यान रखें, यह एक प्रकार का राजनीतिक उपदेशात्मक ग्रंथ है जो यह बताता है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत का राजा हो तो कैसा हो। जैसे चाणक्य बताता है, जैसे चाणक्य बताते हैं कि राजा कैसा हो, जैसे मैकियावेली बताते हैं, मैकियावेली द प्रिंस में लिखते हैं कि एक शासक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे निर्णय लेना चाहिए, वैसे ही एक लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने फतवाए जहांदारी में बताया कि दिल्ली सल्तनत के शासक को कैसा होना चाहिए। तो इसका जो रचना का स्वरूप है उसमें इतिहास नहीं लिखा गया है, ध्यान रखें, इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं है, इसमें दिल्ली सल्तनत जो है इसका इतिहास नहीं लिखा गया है, इतिहास नहीं है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपको कहां मिलेगा? दिल्ली सल्तनत का इतिहास आपको मिलेगा ये तारीख फिरोजशाही में, यहां मिलेगा, यहां पे दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास इसमें नहीं है, ध्यान रखें। इसमें यह है कि क्या होना चाहिए, आदर्श है इसमें बर्नी ने बताया कि शासन को धर्म और नीति के दायरे में कैसे रखना है, कैसे शासन जो है धर्म और नीति के दायरे में रख करके चलाया जाना चाहिए, धर्म और नीति के सर्कल के अंदर रखना चाहिए, कैसे उलेमा शरीयत और नैतिक आचरण की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। तो इस चीज पर जब देखता है कि शासक नहीं खरा उतर रहा है तो वह निराश हो रहा है, और जब वह निराश हो रहा है तो निराश होकर के वह क्या लिख रहा है? तारीख जहांदारी लिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर विलाप का एक प्रश्न आता है। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा राय पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप बर्नी के आदर्श शासन का विचार जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि बर्नी के आदर्श शासन का विचार क्या है? यानी कैसा राजा चाहते थे बर्नी? धार्मिक
राजा चाहते थे, या दार्शनिक राजा चाहते थे, या फिर व्यावहारिक राजा चाहते थे? आपको मालूम है? देखिए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए, बर्नी का जो आदर्श शासन है वो किस तरीके का है। बर्नी का मानना यह है कि बर्नी मतलब राजा को जिल्ले इलाही की तरह देखता है। बर्नी जो है वो राजा को किस तरह देखता है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही। आप जिल्ले इलाही चाहे इस तरह लिख लें या जिल ए इलाही इस तरह लिख लें, एक ही बात है, जिल्ले इलाही। तो ये जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की तरह देखता है कि यहां धरती पर जो शासक है वह ईश्वर की छाया है, और वह ईश्वर वहां है, वह प्रत्यक्ष यहां नहीं आ सकता। तो उसी ईश्वर का कार्य न्याय के रूप में करने के लिए यहां पर राजा बैठा है। तो यह विचार है, आप सोचिए, समझ में आ रही बात? और शासक को हमेशा इसीलिए शरीयत के अधीन होना चाहिए। शासक को हमेशा शरीयत के अधीन होना चाहिए, यानी धर्म और नैतिकता से परे राजा का कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए। तो यह है जियाउद्दीन बर्नी के विचार। और इसीलिए जियाउद्दीन बर्नी समाज को दो भागों में बांटता है। यह समाज को किन दो भागों में बांट रहा है? इनके द्वारा समाज जो है वो दो भागों में बांटा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको मैं बता रहा हूं। देखता हूं यहां पर मैंने लिखा है ऑलरेडी कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। दो भाग कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ग है जिसका नाम है अशराफ। जानते हैं अशराफ? कह रहे समाज में एक वर्ग है अशराफ। अशराफ यानी कि श्रेष्ठ वर्ग। अशराफ यानी कि श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, जिनको आप कुलीन वर्ग कहते हैं। और दूसरा वर्ग है अजराफ। दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग है अजराफ। तो अशराफ और अजराफ ये निम्न वर्ग है। ये निम्न वर्ग है। तो इनको आप कह रहे हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग, उच्च वर्ग, जिसमें उलीमा और ये तमाम सारे लोग जो है वो आ रहे हैं। धार्मिक लोग आ रहे हैं, शिक्षित लोग आ रहे हैं, कुलीन लोग आ रहे हैं, वो अशराफ वर्ग है। और जो अजराफ वर्ग है वो साधारण वर्ग लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, अधार्मिक हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, अतार्किक हैं। उनका कहना है कि तार्किक नहीं है, धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, अधर्मी हैं, और इसलिए वो अनैतिक हैं। तो नैतिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी इनकी है, और राजा का कर्तव्य नैतिकता बनाना है। तो तर्क के साथ वो ये कहना चाहता है क्योंकि राजा का कर्तव्य नैतिकता बनाना है, इसलिए अशराफ लोगों को ही वह राज्य में स्थान दे। अगर उसने अजराफ लोगों को राज्य में स्थान दिया तो अनैतिकता स्वतः बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको इस्लामी राजत्व की जो अवधारणा इसकी है, उस इस्लामी राजत्व की अवधारणा की तरफ ले जाता हूं, जिन तीन के ऊपर मैं आपको यहां पर समझाना चाहता था, है ना? ये वाला, ये और फिर ये। तो इन्हीं तीनों की तरफ आइए ले चलता हूं। जरा देखिए, इस्लामी राजत्व की अवधारणा में आपको सबसे पहले तो यह समझ में आएगा कि फतवा जहांदारी क्या है। तो सबसे पहले तो बर्नी सुल्तान के लिए दो रास्ते बताते हैं, दो मार्ग बताते हैं, जहां शासक पूरी तरीके से, अब देखो एक रास्ता कौन सा है? दीनदारी। एक है दीनदारी, एक है जहांदारी। तो जहांदारी शब्द यही है, एक दीनदारी है, एक जहांदारी है। दीन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा मार्ग जहां शासक पूरी तरीके से दीन का मार्ग अपनाता हो, जहां पूरी तरीके से शरीयत का मार्ग अपनाता हो। दीन का मार्ग, दीन का मार्ग ऊपर वाले का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है। जहां शासन का उद्देश्य जो होता है वह धार्मिक शुद्धता के लिए होता है। जहां शासन जो है वो किसके लिए होता है? धार्मिक शुद्धता के लिए। जहां शासन का उद्देश्य जो है वो धार्मिक शुद्धता को लागू करना होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा शासक जो है वो इस्लाम के शासन की प्रधानता को बल देगा, वो दीनदारी है। और दूसरा है जहांदारी। दूसरा क्या है? जहांदारी। कह रहे हैं कि वो ऐसा मार्ग है जिसका उद्देश्य राज्य को बनाए रखना और सांसारिक आवश्यकताएं पूरी करना होता है। राज्य को बनाए रखना, जैसे सल्तनत शाही है तो सल्तनत शाही टूट ना पाए, दूसरा कोई इसे अडॉप्ट ना कर ले, हटा ना दे,
इस्लामिक राज्य जो स्टैब्लिश है वो डिमोलिश ना हो जाए, हट ना जाए, और सांसारिक आवश्यकताएं जो हैं वो भी पूरी होती रहें। सांसारिक आवश्यकताओं का मतलब क्या है? जैसे सेना है, अर्थव्यवस्था है। यहां पे सेना और अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रखती है, पर यहां है। तो इसका मतलब यहां पर शरीयत से कुछ समझौते करने पड़ेंगे। शरीयत जो है यहां पर शरीयत से कुछ समझौते करने पड़ेंगे, और जब आप शरीयत से कुछ समझौते करने पड़ेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको यहां पर पहले ही बताया, इसीलिए जवाबित तरीके के कुछ राज्य कानून बनाने के लिए यह सुझाव देता है। परंतु जवाबित तरीके के राज्य बनाने के लिए आपको 4 तरीके की शर्तें माननी चाहिए कि आप जो हैं शरीयत को नकारे नहीं, आप सुल्तान और रईसों की इज्जत को बनाए रखें, आम लोगों के प्रति ऐसा कानून को प्रसारित करें। इसका स्रोत और प्रेरणा जो है वो शरीयत से होना चाहिए, और अगर शरीयत से पृथक बनाना भी पड़ जाए मजबूरी में, तो आप उसकी भरपाई करें, आप उसके लिए दान और मुआवजे दें। यह बात यहां पे कही गई। बात समझ में आ रही है? तो शायद अब आप ये इसका अर्थ समझ गए होंगे, जहांदारी का मतलब क्या है। जहां का मतलब यही हो गया सांसारिक, दारी मतलब जहांदारी, दुनियादारी, इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब बरनी का आदर्श शासन वो है जहांदारी को दीनदारी के अधीन रखा गया है। सिंपली मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो शरीयत लागू करना नहीं चाहता, दीनदारी को खत्म करना चाहता है। इस्लामिक कानून रहे लेकिन जहांदारी भी रहे, तो इसका मतलब जहांदारी दीनदारी के क्या होगी? अधीन होगी। अंडर द दीनदारी जहांदारी विल बी एडॉप्टेड। इसका मतलब यह हुआ कि राजा केवल और केवल शरीफ और उच्च खानदान का ही होना चाहिए, और उसके यहां नियुक्त जो लोग हैं वो केवल अशराफी होने चाहिए, उच्च खानदान के लोग ही होने चाहिए, उच्च वर्ग के लोग ही नियुक्त होने चाहिए, उच्च विद्वान वर्ग के लोग ही नियुक्त होने चाहिए। अब मेरा यहां से आपको क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 महानुभाव हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे जो शासक हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासक बरनी के मानकों पर क्या खरे उतरते हैं? जरा इसका हमें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरा जवाब दीजिए आप लोग। क्या जो मैंने पढ़ाया कि जो मानक अभी यहां पर तय हुए उसमें दोनों शासक खरे उतरते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो रहा होगा? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूजन आपका दूर किए देता हूं। एक एक करके इनको थोड़ा रिकॉल कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को समझने का प्रयास करें आप। आखिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके के लोग हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आप लोग याद करें तो दोनों ही, अगर मैं सटीक तौर से इसका अगर उत्तर पूछूं तो ये जो इन्होंने फतवाए जहांदरी में जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन आदर्शों पर ये दोनों ही खरे नहीं उतरते हैं। दोनों के लिए नहीं शब्द है। क्यों नहीं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुले तौर पर ये कहते हैं कि राज्य की आवश्यकता जहांदारी के आधार पर है, ना कि धार्मिक उलेमाओं के सलाह के आधार पर। तो आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो धार्मिक जो उलेमा है, धार्मिक गुरु जो है, जिनको हम कह सकते हैं उलेमा वर्ग जो है, उलेमा वर्ग को शासन से पृथक रखता है, शासन से पृथक रख रहा है। अगर ये उलेमा वर्ग को शासन से पृथक रख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दीनदारी है, दीनदारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको तो अलाउद्दीन खिलजी लागू ही नहीं करने दे रहा। वो तो जहांदारी के ही फैसले को लागू कर रहा है। और इतना ही नहीं, जहांदारी का सबसे बड़ा उदाहरण तो अलाउद्दीन खिलजी ही देता है। आपने सुना होगा कि इसकी बाजार व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या दीनदारी में आएगी? ये जहांदारी में आएगी, और ये जहांदारी दीनदारी से बिल्कुल पृथक है, दीनदारी के अंडर में नहीं है। अगर ये दीनदारी के अंडर में होती, तो काम बनता।
पर ये बिल्कुल पृथक है और ये दिल्ली सल्तनत का ही शासक है। इसका मतलब ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जहांदारी, फतवाए जहांदारी के बिल्कुल पृथक हैं। और अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक जिनके दरबार में रहे, ये तो रैशनलिज्म यानी कि तर्कवाद को बहुत अधिक महत्व देते थे। इन्होंने निम्न कुल से जन्मे हुए तमाम सारे जो लोग हैं, निम्न कुल के जन्मे तमाम सारे जो लोग हैं, उन्हें तमाम सारे महत्वपूर्ण पद दिए थे, महत्वपूर्ण पद दिए थे, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की थी। और इतना ही नहीं, तमाम सारे ऐसे विवादास्पद नीतियों को लागू किया था जिनको इस्लाम में भी जगह नहीं है, इनफैक्ट जहांदारी में भी जगह नहीं है, जैसे सांकेतिक मुद्राएं। तो ये इस्लामिक सामाजिक जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से बाधित करती है, तर्कवाद। समझ में आ रही बात? तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है साफ साफ तरीके से। मैंने आपको बताया कि जो बर्नी हैं एक्चुअली ये इसी चीज पर खिसिया रहे हैं, इसी चीज पर खुन्नस कर रहे हैं कि आखिर आदर्श इस्लामी राजत्व की अवधारणा को इस्लामिक शासक क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों फतवाए जहांदारी का अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं उस तरीके के नियमों का पालन करते हैं। तो यहां पर मैंने वही बताने का प्रयास किया है, बर्नी की आलोचना का निशाना कौन है? बर्नी की आलोचना का निशाना दो लोग हैं। एक तो आप देखेंगे निम्न जन्म के लोगों को बढ़ावा दिया गया, किसने दिया है? बर्नी अभिजात वर्ग जो है यानी एरिस्टोक्रेसी जो है उसका समर्थक है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभिजात वर्ग मतलब वही उच्च वर्ग के जो लोग हैं। उसकी सबसे बड़ी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से शिकायत इसी बात को लेकर के है कि योग्यता के आधार पर उच्च कुल के लोगों को आप पदों पर क्यों नहीं रखते? योग्यता के आधार पर रखिए लेकिन उच्च कुल के लोगों को रखिए। अब आप लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के जो लोग हैं, सल्तनत में जो सुल्तान है वो क्या कर रहे हैं? सुल्तान अक्सर योग्यता के आधार पर क्या कर रहा है? योग्यता के आधार पर निम्न कुल के लोगों को भी, निम्न कुल के जो लोग हैं उनको भी उच्च पद दे रहा है। अब निम्न कुल के लोगों को भी अगर उच्च कुल पर दे रहे हैं तो भर्ती को इस्लामिक सामाजिक पदानुक्रम के विरुद्ध मान रहा है। ये नहीं मान रहे हैं, मतलब उनका मानना है कि सुल्तानों ने योग्यता के आधार पर निम्न कुल और मध्य वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर जो नियुक्त किया, यह सामाजिक इस्लामिक पदानुक्रम के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है। और इसी को कहीं ना कहीं शरीयत से विचलन भी माना जा सकता है। और दूसरे प्रकार की चीजें हैं, जैसे उन सभी प्रशासनिक, आर्थिक और सैन्य सुधारों की निंदा की जो शरीयत के सीधे दायरे से बाहर हैं, भले ही वो राज्य के लिए प्रभावी क्यों ना हो। यानी ऐसे सारे सुधार, चाहे वो प्रशासनिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, उस हर तरीके के सुधारों की निंदा की गई है जो शरीयत के खिलाफ है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फतवाए जहांदारी में बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक को सलाह दिया है और सलाह देकर के पिछले शासकों की गलतियों का विस्तृत वर्णन तक दे डाला है ताकि वो उनसे सीखें और अभिजात वर्ग को उच्च वर्ग पदों पर रखें, ना कि निम्न वर्ग के लोगों को। समझ में आया? अब जो यहां पर तीसरा पॉइंट था उसकी ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था कि फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही में क्या अंतर है, एक बार उस अंतर को भी देख लेते हैं। आइए, फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही में किस तरीके का अंतर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब बर्नी, केवल अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि बर्नी जो है वो चाहता है कि शरीफ वर्ग के जो लोग हैं, उच्च जन्मे वर्ग में जन्मे, और उच्च वर्ग में जन्मे ये किनको मान रहा है? जो मान रहे हैं जो तुर्की हैं, जो शुद्ध तुर्की हैं, मुस्लिम, वो तुर्क मुस्लिम उच्च वर्ग के हैं। जो भारतीय मुस्लिम है वो उच्च तुर्क वर्ग, उच्च मुस्लिम नहीं है। ठीक है, निम्न जात के अजलाफ जो हैं उनको प्रशासन से बाहर रखना चाहिए, वो ऐसा कहना चाहता है। ठीक, समझ में आ रहा है? और इनफैक्ट मतलब कई सारे ऐसे
निम्न वर्ग के लोगों की पूरी लिस्ट बना करके उसने दी कि भैया इन्होंने इनको नियुक्त कर दिया। जैसे बर्नी कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शराब बनाने वाले को उच्च पद का गवर्नर नियुक्त किया था, गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया था, शायद अजीज खुमार नाम था उसका। एक नाई था फिरोज हज्जाम को प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी गई थी। एक रसोइया हुआ करता था मन का तब्बाख, उसको भी काफी उच्च पद दिया गया था। इसी तरीके से एक माली हुआ करता था, उसको भी काफी उच्च पद दिया गया था, लाघा बागवान, ऐसे करके। चलिए अब मैं आपको फतवाए जहादारी और तारीख फिरोजशाही में एक कुछ खास अंतर बता देता हूं। कल को हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई प्रश्न बने तो आप यहां से आंसर कर सकते हो। अगर हम फतवाए जहादारी और तारीख फिरोजशाही की प्रकृति में, अगर हम नेचर में डिफरेंस देखें तो आपको नेचर में डिफरेंस यहां पर साफ साफ दिखाई देगा। और वो किस तरीके का डिफरेंस है? सबसे पहले तो आपको फतवाए जहादारी जो है वो राजनीतिक सिद्धांत और सलाह के आधार पर दिखेगी। आपको दिखेगी कि ये राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत में भी सलाह देती हुई है, अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी है। कौन? फतवाए जहादारी पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी एडवाइसिव है, ये एडवाइस देती हुई नजर आएगी। जबकि तारीख फिरोजशाही जो है ये इतिहास का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी लिखती है, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करती है बाकायदे। समझ में आ रही है? मतलब इसमें जो तारीख फिरोजशाही जो है इसमें एक के बाद एक इतिहास आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर? दूसरा, अगर हम उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव की बात करें, पर्पस की बात करें, तो जहादारी जो लिखी गई है वो एक आदर्श मुस्लिम शासक के लिए लिखी गई है कि एक आदर्श मुस्लिम शासक को किस प्रकार की फिलॉसफी में विश्वास करना चाहिए, किस प्रकार की एथिकल वैल्यूज में विचार करना चाहिए, नैतिक आचार संहिता जो है उसकी किस प्रकार की होनी चाहिए, वो यहां पर बताई गई हैं। जबकि इनका उद्देश्य है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं बलबन से लेकर के फिरोज शाह तक, उन्होंने उनका शासनकाल कैसा रहा है, जैसा रहा है एज इट इज वर्णन करने का पूर्णता जो है यहां पर प्रयास किया गया है। तो मैंने बताया ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यहां पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया, जिसकी शैली यानी स्टाइल जो है वो ये है, इसकी जो स्टाइल है वो थोड़ी सी आदेशात्मक है कि शासक जो है वो ऐसा काम करें, इस तरीके से शासन करें। तो इसी को कह सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव टाइप का ये है, ये जो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की है। मैंने इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि क्या होना चाहिए, शासकों को कैसा करना चाहिए था, कैसा करना चाहिए था, और बल्कि उन्होंने कैसा किया, उन्होंने मटियामेट कर दिया, सब निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर लेकर के गए। जहादारी का ध्यान नहीं दिया गया, दीनदारी का ध्यान नहीं दिया गया। जहादारी का जहां ध्यान दिया गया वहां जहादारी का ही ध्यान दिया गया, दीनदारी का ध्यान ही नहीं दिया गया है, शरीयत को नीचे रखा गया, ये सारी चीजें। जबकि तारीख फिरोजशाही जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, वर्णात्मक है। इसमें बताया गया है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, इसमें बताया गया कि क्या होना चाहिए था, इसमें बताया गया है कि क्या हुआ था। यहां पे जो समय सीमा है, टाइम पीरियड जो है, अगर हम उसको देखें तो वो थोड़ी सी काल्पनिक हमको देखने को मिलती है। टाइम फ्रेम जो इसका है वो काल्पनिक है, आइडियलिस्टिक है, आदर्श को रिप्रेजेंट करता हुआ है, और ये ऐतिहासिक है, इसलिए रियलिस्टिक है। तो जैसा जो था वैसा वो बताने का प्रयास किया गया। तो हिस्टोरिकल एंड रियलिस्टिक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? और शायद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये एक प्रकार से, मतलब आप देखोगे तो आदर्श के तौर पर बर्नी जो है वो कठोर दीनदारी आदर्श का पालन करता है, जिसमें कुछ जगहों पर वो बताता है कि जहादारी अंडर दीनदारी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तुगलक और खिलजी जैसे शासकों के ऊपर वो आक्षेप लगाता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि फतवाए जहादारी कहीं ना कहीं आक्षेप ही है, और उसी के माध्यम से इसको लिखने का प्रयास किया गया है। तो इतिहास की बजाय एक काइंड ऑफ राजनीतिक ग्रंथ है, जिसमें आक्षेप जैसी चीजें डेफिनेटली देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूं जाते जाते,
अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूं इसी के आधार पर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बताइए कि आखिर जब वो फिरोज शाह तुगलक ने जब तारीख फिरोजशाही लिखी, अब तारीख फिरोजशाही लिखी, हर एक शासक के बारे में बताया कि बलबन ने ऐसे शासन किया, फिरोज शाह ने ऐसे शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने वैसे शासन किया। तो जब आप यहां पर चीजों को बता ही रहे थे तो आप यहीं पे बता देते कि इनका शासन अच्छा था, इनका शासन बुरा था, इन्होंने ऐसे शासन किया, इन्होंने ऐसे शासन किया, इन्होंने ऐसे शासन नहीं करना चाहिए था जबकि इन्होंने ऐसे शासन किया, यहीं बता के खत्म कर देते। आखिर बर्नी को इतिहास लिखने के बजाय, जबकि इन्होंने इतिहास लिखा, आप इसे इतिहास कह सकते हैं, ये जो लिखा है इन्होंने ये इतिहास ही लिखा है, तो इन्होंने इतिहास लिखने के अलावा आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्होंने फतवाए जहांदारी भी लिखी। आखिर फतवाए जहांदारी लिखने जैसे ग्रंथ को लिखने की मजबूरी क्या रही होगी, मजबूरी क्या रही होगी? क्या आप इसे समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके हमें बताइए कि इसके पीछे आखिर क्या लक्ष्य रहा होगा। और फिर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जा रहा हूं। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित फतवाए जहांदारी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत के विभिन्न शासकों, विशेषकर बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन काल का एक कालानुक्रमिक इतिहास है। बर्नी के अनुसार एक आदर्श शासक को जहांदारी यानी राज्य की आवश्यकता को दीनदारी यानी धार्मिक सिद्धांत पर प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस ग्रंथ में बर्नी ने निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों जैसे अजीज खुम्मार और फिरोज हज्जाम को उच्च प्रशासनिक पद दिए जाने की कड़ी आलोचना की, जो उनके अभिजात्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। मैंने अभी उदाहरण प्रस्तुत किया आपके लिए। यह ग्रंथ मुख्य रूप से आदेशात्मक यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव शैली में लिखा गया है, जो बताता है कि शासन कैसा होना चाहिए, ना कि वह कैसा था। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 और केवल 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम में अभी आपको शो करता हूं। ये वो प्रश्न था, ये जो प्रश्न है जिसका एज इट इज मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ये साल 2025 में हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस यूपीएससी सीएससी पेपर 1 में पूछा गया था, 15 नंबर अंक के लिए। साफ साफ देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया इसमें, देख लीजिए। कह रहे हैं कि बर्नी, देखिए प्रश्न क्या है, बर्नी की फतवाए जहांदारी दिल्ली सल्तनत का सही विवरण नहीं बल्कि एक विलाप है। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें जो है स्पष्ट करना है। और जाते जाते मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स की सेल्फ स्टडी किए हैं तो आपको क्रैश कोर्स ले लेना चाहिए, और क्रैश कोर्स लेने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको गोल्ड बैच 4999, प्लैटिनम जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है, मैं टेस्ट सीरीज सहित आपको ये बैच मिल जाएगा। 10 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच अगर 2027 के लिए लेना चाहते हैं, विरद लाइव कोड लगाइएगा और 19,999 मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी कभी भी परचेज नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा इसमें, जो कुछ भी आप तैयारी के लिए सोचना चाहते हो सब कुछ भी। बट इसको खरीदने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। और अगर आप 2028 के लिए खरीदना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, 5 नवंबर ही उसको परचेज करने की भी अंतिम तिथि है। विरद लाइव कोड पे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप डिस्काउंट मैक्सिमम ले सकते हैं। और एक चीज और है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जो लेक्चर आप पढ़ रहे हैं, इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें आप देखेंगे तो एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को आप लोग जरूर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए एक तरीके से सहायता है। और आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध हैं। स्टडी आईक्यू के, ये स्टडी आईक्यू का जो एप्लीकेशन है, उस पे जाकर के उपलब्ध हो सकता है। तो आप स्टडी आईक्यू का जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, और वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल हैं। हो सकता है कि ये कोर्स भी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी वहां पर मिले।
अब इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसके लिए आप इस टेलीग्राम को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है, इसे स्कैन कर लीजिए, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसे स्कैन कर लीजिए। जो टेलीग्राम से जुड़े वो इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, तुरंत इसे स्कैन कर लीजिए। यहां पर हमारा पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सही उत्तर भी आपको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं स्कैन हो पा रहा है तो आप जो है विरत दुबे 01 @विरत दुबे 01 ऐसे टाइप करोगे तो भी मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं हिस्ट्री के किसी अन्य तथ्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।